जब हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर अदालतें और जज ही आते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, एक ऐसा गार्डियन जो हमारे अधिकारों और हमारे संविधान की रक्षा करता है। तो चलिए आज इसी जटिल सिस्टम की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसकी आज़ादी हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट, जानते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोर्ट्स में से एक है। ये लोकतंत्र के इस बड़े से खेल में एक फाइनल अंपायर की तरह काम करता है। और इसका काम सिर्फ दो लोगों के बीच के विवाद सुलझाना नहीं है। ये एक संरक्षक है, एक गार्डियन है, जो ये पक्का करता है कि खेल हमेशा नियमों के हिसाब से ही खेला जाए। तो इसके मुख्य काम क्या हैं? जरा इन पर नजर डालिए। इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ संविधान का मतलब नहीं समझाता, बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्टर है। ये कानून के राज को बनाए रखता है और सरकार की ताकत पर एक बहुत जरूरी ब्रेक लगाता है। देखा जाए तो इसका असर हमारी पॉलिटिकल लाइफ के हर पहलू पर पड़ता है, और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, ये सब तो समझ आता है, पर सवाल यह है कि इस संस्था को आजाद होने की जरूरत ही क्यों है? आखिर ये भी तो सरकार का ही एक हिस्सा है। एक पल को सोचिए कि अगर खेल में अंपायर ही न्यूट्रल ना हो तो क्या होगा? अगर वो किसी एक टीम की तरफदारी करने लगे तो नतीजा पूरा केओस। ये कार्टून इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। बिना न्यायपालिका के झगड़े कानून के राज से नहीं, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले नियम से सुलझेंगे। न्यायपालिका ये पक्का करती है कि नियम सबके लिए बराबर हों, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो जब हम कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां जज बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ और सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर फैसला सुना सकें। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता। न्यायपालिका भी जवाबदेह है भारत के संविधान के प्रति, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, और आखिर में हम भारत के लोगों के प्रति। तो सवाल यह है कि ये आजादी आती कहां से है? ये बस ऐसे ही नहीं मिल गई। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे पक्का करने के लिए बड़े सोचे समझे इंतजाम किए हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स बनाए हैं। ये वो 5 स्तंभ हैं जिन पर न्यायपालिका की आजादी का पूरा किला टिका है। पहला, जजों की नियुक्ति में राजनीतिक दखल कम से कम हो। दूसरा, उनका कार्यकाल एकदम सुरक्षित हो ताकि वो बिना डरे बड़े फैसले ले सकें। तीसरा, उन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है। चौथा, उनकी सैलरी वगैरह पर संसद का कंट्रोल नहीं होता ताकि कोई दबाव ना बना सके। और आखिर में कोर्ट की तौहीन करने पर सजा देने की ताकत, जो उन्हें बेवजह की आलोचना से बचाती है। किसी जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसलिए है ताकि कोई भी सरकार सिर्फ राजनीतिक वजहों से किसी जज को ना हटा पाए। और जाहिर है, जब किसी को हटाना इतना मुश्किल हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि सही इंसान को ही उस कुर्सी पर बिठाया जाए। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे पेचीदा, सबसे विवादास्पद हिस्से में आते हैं, जजों को नियुक्त कौन करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकार और न्यायपालिका के बीच दशकों तक पावर की खींचतान चली है। और ये लड़ाई इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि जिसके हाथ में जजों को नियुक्त करने की शक्ति होती है, असल में वो देश के भविष्य पर असर डाल रहा होता है। एक जज की सोच दशकों तक कानून की व्याख्या को एक दिशा दे सकती है। ये टाइमलाइन दशकों तक चली उस पावर स्ट्रगल की कहानी बताती है। कहानी शुरू हुई 1973 में, जब सरकार ने सीनियरिटी को नजरअंदाज कर अपनी पसंद का चीफ जस्टिस बनाया। लेकिन फिर 80 और 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार वापसी की और कई ऐतिहासिक फैसलों से नियुक्ति की प्रक्रिया पर अपना कंट्रोल बना लिया। और इसका नतीजा निकला 1998 में, जब कोलिजियम सिस्टम बना, जिसने पावर का पल्ला साफ साफ न्यायपालिका की तरफ झुका दिया। तो इस लंबी खींचतान का नतीजा क्या निकला? आज का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। इसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जज ही दूसरे जजों को चुनने और उनकी प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। इसमें सरकार का रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। तो अब हम एक दुविधा के बीच में हैं। एक तरफ अगर सरकार जजों को नियुक्त करती है तो राजनीतिक तरफदारी का खतरा है, और दूसरी तरफ जब जज खुद ही जजों को चुनते हैं, जैसा कि कोलिजियम सिस्टम में होता है, तो पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं। ये एक सही बैलेंस खोजने की लगातार चलने वाली चुनौती है। तो चलिए शुरुआत ही एक बड़े और सीधे सवाल से करते हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाना हो तो उसका तरीका क्या है? ये सवाल हमें सीधे न्यायपालिका की आज़ादी के दिल में ले जाता है। और जवाब ये है कि ये प्रक्रिया जानबूझकर लगभग नामुमकिन बनाई गई है। और सुनिए, ये कोई सिस्टम की कमी नहीं है, बल्कि एक खासियत है। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि जज बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरी आज़ादी के साथ अपना काम कर सकें। तो फिर आइए इस पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि किसी जज की शक्ति की असली परीक्षा कब होती है, यानी जब उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है। देखिए, किसी जज को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। पहले तो काफी सारे सांसदों को मिलकर एक प्रस्ताव पर साइन करना होता है। फिर एक कमेटी बैठती है जो जांच करती है कि जज पर लगे आरोप सही हैं या नहीं। और सबसे बड़ी मुश्किल आती है आखिरी स्टेप में, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करवाना। इसका मतलब है सदन के टोटल मेंबरशिप का बहुमत और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत। ये बहुत बहुत ऊंची शर्त है। और अब एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर दे। भारत के पूरे इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी जज को हटाने का प्रस्ताव वोटिंग तक पहुंच पाया है। जी हाँ, सिर्फ एक बार। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। और ये मामला था जस्टिस वी रामास्वामी का। कमाल की बात ये थी कि जांच कमेटी ने उन्हें दोषी भी पाया था। सदन में जितने लोग मौजूद थे उनमें से 2/3 ने हटाने के पक्ष में वोट भी दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस वजह से सदन की कुल संख्या का जो बहुमत चाहिए था वो नहीं मिल पाया और प्रस्ताव गिर गया। मतलब फैसला सबूतों पर नहीं बल्कि राजनीतिक दांव पेंच पर हुआ। तो एक जज की ताकत से आगे बढ़कर अब उस पूरे सिस्टम की बनावट को समझते हैं जो असल में उन्हें ये ताकत देती है। भारत में एक एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही जुडिशियल पिरामिड है और उस पिरामिड के टॉप पर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ये अमेरिका जैसे सिस्टम से अलग है, जहां राज्यों की और केंद्र की अदालतें अलग अलग होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में कानून एक जैसा लागू हो। इस पिरामिड को जरा देखिए। सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसके फैसले देश की हर अदालत को मानने पड़ते हैं। उसके नीचे आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स और फिर आते हैं जिला और निचली अदालतें, जो जमीनी स्तर पर रोजमर्रा के सिविल और क्रिमिनल मामलों को देखती हैं। चलिए अब अपना पूरा ध्यान इस पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सुप्रीम कोर्ट पर लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से खास औजार या शक्तियां हैं जिनसे वो काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार, मतलब जब केंद्र और राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो, जैसे नदी के पानी को लेकर, तो वो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनता है। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार। यह हम सबके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी यह देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है। और चौथा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जिसके तहत कोर्ट राष्ट्रपति को किसी जरूरी कानूनी मामले पर सलाह दे सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जिसने भारतीय न्यायपालिका का चेहरा ही बदल दिया। इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। ये वो दौर था जब अदालत ने अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलकर सीधे लोगों के अधिकारों के लिए एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभानी शुरू कर दी। न्यायिक सक्रियता का सीधा सा मतलब ये है कि अदालत अब सिर्फ कानून की किताब पढ़ने वाली एक संस्था नहीं रही, बल्कि वो नागरिकों के अधिकारों की एक एक्टिव गार्डियन, एक सक्रिय संरक्षक बन गई। और इसकी शुरुआत हुई जनहित याचिका यानी PIL से। 1979 के हुसैना रा खातून केस ने हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा करवाया जो सालों से जेल में बंद थे। इसके बाद तो एक क्रांति आ गई। अदालत ने गरीब और लाचार लोगों के लिखे खतों और पोस्ट कार्ड को भी याचिका मानकर सुनवाई करनी शुरू कर दी। सोचिए, एक मामूली सा पोस्ट कार्ड और देश की सबसे बड़ी अदालत हरकत में आ जाती थी। और इसका असर बहुत ही गहरा हुआ। इस न्यायिक सक्रियता की वजह से कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का दायरा ही बढ़ा दिया। अब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, न्यायिक सक्रियता का ये औजार भी एक दोधारी तलवार है।
तो चलिए इसके असर के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ तो इसने न्याय व्यवस्था को आम आदमी के लिए खोल दिया, सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाया, लेकिन दूसरी तरफ इससे अदालतों पर केस का बोझ बेतहाशा बढ़ गया। आलोचक ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से न्यायपालिका सरकार और संसद के काम में दखल देने लगी, जिससे शक्तियों के बंटवारे की जो महीन रेखा है वो धुंधली हो गई। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में आखिरी बात किसकी मानी जाएगी? उन लोगों की जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, यानी हमारी प्रतिनिधि, या फिर संविधान के रखवालों की? चलिए इसी संवैधानिक रस्साकशी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस खेल के असल नियम हैं क्या। तो इस रस्साकशी में एक तरफ है संसद, जो करोड़ों लोगों की इच्छाओं और उनकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी तरफ है न्यायपालिका, जिसका एक ही काम है ये पक्का करना कि देश का शासन संविधान की तय की हुई सीमाओं के अंदर ही चले। अब देखिए, संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका सिर्फ हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती है ना। उसके पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं, जैसे कि रिट और न्यायिक समीक्षा। इन्हीं से ये पक्का होता है कि हर कानून संवैधानिक दायरे में ही रहे। रिट एक तरह का अदालती आदेश होता है जो सीधे सीधे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और अदालत फौरन कार्रवाई का आदेश दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और फिर आता है न्यायपालिका का सबसे बड़ा हथियार, जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा। ये वो शक्ति है जो न्यायपालिका को संसद के बनाए किसी भी कानून को जांचने का अधिकार देती है, और अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द भी कर सकती है। और न्यायिक समीक्षा जो है वो खास तौर पर दो आधारों पर की जा सकती है। पहला तो ये कि अगर कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन रहा हो, और दूसरा अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई टकराव की स्थिति बन जाए। अब जाहिर सी बात है, जब दो इतनी बड़ी ताकतें आमने सामने होंगी तो टकराव तो होगा ही। और भारत के इतिहास में ऐसे कई बड़े टकराव हुए हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र की दिशा को ही बदल कर रख दिया। और ये कोई छोटे मोटे मतभेद नहीं थे। हम बात कर रहे हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने की, आरक्षण नीतियों को लागू करने की और निवारक निरोध जैसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दों की। इन सब पर संसद और न्यायपालिका के बीच गंभीर और गहरे वैचारिक टकराव हुए। और फिर आया एक ऐसा ऐतिहासिक मामला जिसने इस शक्ति संतुलन के खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये मामला था संविधान के बुनियादी ढांचे का। साल था 1973 और मामला था केशवानंद भारती। ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर एक आखिरी और निर्णायक लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो इस संघर्ष की जड़ क्या थी? संसद का मानना था कि उसे जनता ने चुना है, इसलिए उसके पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की अनलिमिटेड पावर है। वहीं अदालत को ये डर सता रहा था कि इस असीमित शक्ति का इस्तेमाल करके कहीं संविधान की जो मूल आत्मा है उसे ही न खत्म कर दिया जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार, एक बैलेंस्ड फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, ठीक है, पहला, संसद को संविधान में बदलाव करने का हक है, बिल्कुल है। दूसरा, लेकिन आप इसकी नींव को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। और सबसे जरूरी बात तीसरा, ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या, ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन इस फैसले ने इस रस्साकशी को खत्म नहीं किया। नहीं, इसने बस खेल के नियमों को बदल दिया और कई नए और भी पेचीदा सवाल खड़े कर दिए जो आज भी भारतीय राजनीति में गूंजते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके, मतलब सदन की गरिमा बनाए रखने की अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को सजा दे सकती है, भले ही सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करना चाहता हो? दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका को संसद के अंदर चल रही कार्यवाही पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार है? ये सीधे सीधे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को चुनौती देता है, जिसका मतलब है कि सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ये बहस आज भी जारी है और सच कहूं तो ये जरूरी भी है, क्योंकि इसी नाजुक संतुलन पर हमारे पूरे लोकतंत्र का स्वास्थ्य, उसका भविष्य टिका हुआ है।
आज के समय में न्यायपालिका स्वतंत्र और शक्तिशाली तो है, लेकिन वो खुद भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे न्याय मिलने में देरी, भ्रष्टाचार के आरोप और जनता की जो बढ़ती उम्मीदें हैं, ये सब कहीं ना कहीं उसकी ताकत पर असर डालती हैं। तो कुल मिलाकर संसद और न्यायपालिका के बीच का ये तनाव कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है। ये एक ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि कोई भी एक संस्था इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो निरंकुश बन जाए। और ये हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि ये संवैधानिक संतुलन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। और यही यात्रा हमारे लोकतंत्र को जिंदा और लचीला बनाए रखती है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भविष्य में कौन और कैसे निभाएगा।